Good evening everyone. In our today's video we are going to discuss about the acid hydrolysis of acid catalyzed reactions. अभी हमारे पास जब पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, जब हमने एसिड हाइड्रोलिसिस किया था तब हम क्या बोल रहे थे कि हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वाटर होगा. किसी भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के लिए बेसिकली एसिड हाइड्रोलिसिस में हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वाटर. दैट इज़ कि आप जब फाइनल प्रोडक्ट डिज़ाइन करोगे तो आपका न्यूक्लियोफाइल जो लिविंग ग्रुप है वो किससे सब्स्टिट्यूट होगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ. अभी एसिड कैटालाइज में क्या है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें हमें थ्रू एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आप कैटलिस्ट यूज़ करोगे. इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आपका एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होगा, परफॉर्म होगा. तो हमारे पास दो टाइप की स्पीशीज़ हैं जिनके लिए हमें एसिड की ज़रूरत पड़ती है. सो दैट ये मैंने यहाँ पर रफ फॉर्म में लिखा हुआ है. दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम आपके पास दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होंगे. एक तो ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें हमारा लिविंग ग्रुप क्या होगा, वीक एसिड होगा. और सेकेंड टाइप हमारे पास कैसी होगी, जैसे अभी हमने जितनी भी हमने एग्जांपल इंट्रोड्यूस की थी अपनी पिछली प्रीवियस वीडियोस में, तो हम क्या इंट्रोड्यूस करते थे कि हमारे पास एटलीस्ट एक सिंगल लिगेंड होता था, वाई. तो वाई प्रॉपर लिविंग ग्रुप था, इस वजह से इसके बाद यहाँ पर हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या होता था, वाटर होता था. लेकिन यहाँ पर अभी क्या सिस्टम में होगा कि आप कोई ना कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड चूज़ करोगे. दैट इज़ उसका मोनोडेंटेड से ज़्यादा उसकी डेंटिसिटी मेटल के साथ ज़्यादा होगी. डोनर साइट्स की वजह से हमारे पास MEDTA है, तो इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा सेपरेट लिगेंड नहीं है कि वाई हम जिसको रिप्लेस कर दें वाटर के साथ. इन दीज केसेस हमें रिएक्शन को जो फास्ट करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस बोलते हैं. तो इसमें हम बेसिकली हम क्या करेंगे, तो इन रिएक्शंस में हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं जिसका रिलेशन हम डिराइव करेंगे या जिससे हम काइनेटिक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. पहली 2 एग्जांपल्स ऐसी होंगी जिसमें हमारा वीक एसिड इन्वॉल्व होगा और बाकी की 2 एग्जांपल्स ऐसी होंगे जिसमें हमारा पॉलीडेंटेड लिगेंड होगा. कोई भी लिगेंड हो सकता है. मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 एग्जांपल्स मेंशन किए हैं, आपके पास यहाँ पर कोई कुछ भी हो सकता है. जैसे अगर हम वीक एसिड का केस कंसिडर कर लें तो आपको इनमें से एग्ज़ाम में कोई भी एग्जांपल मिल सकती है, लेकिन इसे एग्जांपल को सॉल्व करने का जो पैटर्न होगा वो मैं एक एग्जांपल से, एक या 2 एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई कर दूंगी. उससे आपको जस्टिफाई हो जाएगा कि अगर आपको इसमें से कोई भी लिगेंड मिलता है दैट मीन्स यू हैव टू फॉलो द सेम टेक्निक इन ऑर्डर टू गेट द रेट. नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि जैसे हमारे पास अगर हम पॉलीडेंटेड लिगेंड की बात करें तो हमारे पास पॉलीडेंटेड लिगेंड मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स कंसीडर किए हैं, जैसे MEDTA टाइप कॉम्प्लेक्स हो गया या इथिलीन डायमीन का कंसीडर करना है. इसके अलावा आपके पास कौन कौन से पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हो सकते हैं, बाइपिरिडिल हो सकता है, ऑक्सलेटो हो सकता है. दीज आर द फ्यू पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जिनका आपको मेथडोलॉजी सेम अप्लाई करना है. एग्ज़ाम में आपको इनमें से कुछ भी दिया हो सकता है, आपको सिर्फ मैं जो 2 एग्जांपल्स आपको जस्टिफाई करूँगी उस हिसाब से आपको उस एग्जांपल को मॉडिफाई कर लेना है. तो हमारे पास पहली एग्जांपल कैसी है, इसमें थोड़ी सी जो डेरिवेशन है, कुछ रेट लॉ हैं जो उन्होंने डायरेक्ट यूज़ किए हुए हैं. दैट्स वाई मैंने उन्हें थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर डेरिवेशन इस वे में की है, दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू. यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, पहली रिएक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पर जस्ट सिंपल मैकेनिज्म जस्टिफाई किया हुआ है. लेकिन जब भी आप कभी भी कोई रिएक्शन अटैम्प्ट करते हो तो पहले आपको रिएक्शन का इक्वेशन देना होता है. जैसे कि अगर मैंने ये लिखा कि MX5Y, मैं कोई वाटर के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ और हमारे पास प्रोडक्ट ये बनना है MX5 वाटर, तो डायरेक्टली आप सीधा मैकेनिज्म स्टार्ट करोगे, दैट इट डजेंट लुक नाइस. आप पहले इक्वेशन को जस्टिफाई करो कि हमारे पास रिएक्शन ऐसे होगा, हमारा रिएक्टेंट ये होंगे
और स्टेप नो डाउट यहाँ पर हो सकता है वाटर सेकंड स्टेप में इन्वॉल्व हो या वाटर थर्ड स्टेप में इन्वॉल्व हो, वो मैकेनिज्म है। लेकिन आप ओवरऑल जो जो रिएक्टेंट्स आप यूज़ करोगे इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट, आप पहले एक ओवरव्यू सा दे दो। तो मुझे ये पॉइंट यहाँ पर मिसिंग लगा। यहाँ पर किसी भी रिएक्शन में उन्होंने रिएक्शन को सीधा ओवरऑल देने की बजाय उन्होंने सीधा मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करके रेट इक्वेशंस इलेबोरेट की हुई हैं। तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। दैट यहाँ पर सबसे पहले आप कैसे मेंशन करोगे, आपका इक्वेशन होगा MHNH3 5RCOOY। तो अभी यहाँ पर आप y भी ले सकते थे, कोई भी y ले लोगे तो आपके सारे लिगेंड्स के लिए सेम मेथड चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर कार्बोक्सिलेट आयन लिया हुआ था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल को उसी वे में स्टार्ट किया। तो आप एसिड की प्रेजेंस दैट इज ये सिग्निफाई कर देगा कि ये आपकी एसिड कैटालाइज की रिएक्शंस हैं। अगेन आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर रहे हो तो वाटर का एडिशन ये जस्टिफाई कर देगा कि हमारा जो लिगेंड है वो एसिड हाइड्रोलिसिस शो करेगा। तो उसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, एज यूजुअल, क्योंकि सिर्फ एसिड की प्रेजेंस हमारी रिएक्शन को क्या करेगी, स्पीड अप करेगी, इसलिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। तो वाटर का इंट्रोडक्शन करोगे और हमारे जो साइड प्रोडक्ट होंगे वो ये दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको ये नहीं जस्टिफाई होता कि साइड प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर आप अदर प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होता है हमें वो मेंशन करना होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में। अदर प्रोडक्ट्स अगर आपको नहीं याद रहते तो आप इसे ऐसे लीव कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म से। कैसे करोगे, यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस से हमारा इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा। तो इक्विलिब्रियम को यहाँ पर के से इंट्रोड्यूस किया हुआ है। मैंने वही सिंबल यूज़ किए हैं जो आपके डेरिवेशन में है, सो दैट हम बाद में डेरिवेशन को जो रिज़ल्ट उन्होंने बुक में दिया हुआ है हम उसको मैच कर दें थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। तो यहाँ पर पहले उन्होंने रिएक्टेंट लिया, तो मैंने इसे 1 पोजीशन जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि ये रिएक्टेंट का नेम काफ़ी बिगर है, सो दैट जब मैं रेट लॉ लिखूँगी तो बार बार मुझे ये कॉम्प्लेक्स नहीं लिखना पड़ेगा। तो आप 1 और 2 से सब्सिट्यूट कर सकते हो। मैंने H पॉजिटिव का टैग करवाया एसिड की प्रेजेंस के, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। वैसे हम इक्विलिब्रियम को कैपिटल के से भी डिनोट कर सकते हैं। MnH3 5RCOH, एसिड H पॉजिटिव ने RCO के साथ बॉन्ड बनाया तो हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज हुआ। अभी यहाँ पर हमारा आगे का स्टेप क्या होगा, अभी चाहे फर्स्ट हमारा ज्वाइन वाटर के साथ करे तब भी हमारे पास यही प्रोडक्ट होगा। फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है वो RCO नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है, अगर RCOH ने वाटर के साथ इक्वेशन रिएक्शन शो किया आफ्टर एसिड अटैक के बाद, अगर ये वाला रिएक्टेंट हमारा वाटर के साथ इक्वेशन रिएक्शन शो करेगा तो प्रोडक्ट विल बी सेम, लेकिन यहाँ पर जो हमारा लिविंग अदर प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर RCO नेगेटिव लीव हुआ है, यहाँ पर RCO नेगेटिव। तो इसका मतलब हमारे मेन प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आए। तो इसका मतलब जब भी आप कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई इक्वेशन जिसमें आपने सेम प्रोडक्ट मिल रहा है या उस रिएक्शन से प्रोडक्ट मिल रहा है, देखिए दोनों स्टेप्स ही हमारे क्या हैं, स्लो स्टेप। तो अभी जब आप पिछली क्लासेस में अभी आपने किया होगा, तो जब भी कभी आपके टीचर्स आपको एग्जांपल समझाते थे तो वो क्या करते थे, यहाँ पर अगर रेट काइनेटिक्स की बात करें बेसिकली, तो यहाँ पर हमारे पास K1 है, K2 होते हैं, C से हम D किसी रिएक्शन में गए, K3 सपोज। तो यहाँ पर हमें टारगेट किया जाता है कि यहाँ पर स्लो स्टेप लिखा होगा वही हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। तो इसलिए अभी यहाँ पर क्या है, दोनों ही स्लो स्टेप हैं। दैट मीन्स आप किसी भी स्टेप को क्या है इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड रेट इक्वेशन। तो हमारा नेट इक्वेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अभी हमारा रेट लॉ किससे डिफाइन होगा, रेट लॉ कैसे लिखते हो आप, रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ इज, या तो आप इसे डेरिवेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो dA/dt विद द टाइम पैसेज। हमारा ए का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो प्लस dB/dt, दैट इज हमारा विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ओवरऑल आप क्या लिख सकते हो, कंसंट्रेशन, अगर ये इक्वेशन इक्वल किसके होगी, वो होगी रेट कांस्टेंट K1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये रूल आप लगाओगे किसी भी रेट लॉ की इक्वेशन को लिखने के लिए। ये तो हमारे ये दोनों क्या है, एक्सप्रेस करने के तरीके हैं।
तो अगर आप अकेला रेट लॉ लिखोगे और इसके साथ लिखोगे तो जस्टिफाई है, अगर आप इसके साथ ये इक्वेशन लिखोगे तो जस्टिफाई है, अगर आप इसके साथ ये इक्वेशन लिखोगे तो जस्टिफाई है। तो ये बेसिकली हमारा इक्वेशन का आंसर है। ये आपके तीनों रिप्रेजेंटेशंस हैं, तो आप किसी भी वे में से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपकी बुक में सिर्फ रेट लॉ लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसके इक्वल लिखोगे। इनको रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों बेसिकली रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो हमारे पास रेट लॉ कैसे हो गया, K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ दीज टू रिएक्टेंट्स, K2 प्लस, क्योंकि दोनों ही स्लो स्टेप है, दैट मीन्स यू हैव टू इंक्लूड बोथ द स्टेप टुवर्ड्स द रेट लॉ। तो आप किसी एक को लेकर रेट लॉ नहीं लिख सकते। तो अभी यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखी है, सिर्फ एक स्टेप मैंने बोला कि ये स्लो स्टेप है, तो इसका मतलब यही मेरा सिर्फ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 स्टेप पे लिखा हुआ है कि स्लो स्टेप है, तो यहाँ पर K1 प्लस K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ दैट। अभी मैंने मे बी क्वेश्चन माइंड में राइज हो कि मैंने वाटर की कंसनट्रेशन कंसीडर ही नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि वाटर हमेशा हमारे पास एक्सेस में होता है। जब भी आप स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ लिखते हो, वाटर हमारा किसी भी रिएक्शन में कंसनट्रेशन इफेक्ट नहीं करता, मतलब उसे हम हमेशा हाई कंसीडर करते हैं। तो जो चीज़ पहले से ही एक्सेस में है वो हमारे रेट लॉ को कभी इफेक्ट नहीं करेगी। तो इस पॉलिसी से यहाँ पर वाटर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो आप करोगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आप फिर से वाटर को इग्नोर कर दोगे ये लाइन लिखकर। नेक्स्ट क्या है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अभी यहाँ पर देखो रजे, यहाँ पर हमारे पास जो ये इंटरमीडिएट बनेगा ये एसिड की प्रेजेंस में बनेगा। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट हमेशा सितु में बनता है और सितु में ही कंज्यूम हो जाता है। दैट मीन्स मीनवाइल रिएक्शन में बनेगा और रिएक्शन में ही कंज्यूम हो जाएगा। इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन हमें कहीं भी नहीं दिखेगी। लास्ट में जब आप रेट लॉ लिखोगे तो ये नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब इसका वैल्यू आप एलिमिनेट करोगे। तो वो कैसे करोगे, हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बोलती है कि रेट, अगर आपने इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखनी हो, ये छोटा भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ पे बड़ा कंसीडर कर लिया, तो आप यहाँ पे बड़ा K मेंशन कर सकते हो, कैपिटल K मेंशन कर देना। तो यहाँ पर MnH3 रिएक्ट कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इस वे से हम इसका कंसनट्रेशन क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास इसका कंसनट्रेशन K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो मैंने यही वैल्यू पुट की है यहाँ पर, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव प्लस ये मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, इसलिए ये स्टेप मैंने रिड्यूस कर लिया। अब इसको यहाँ से पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फिर कॉमन निकालना, फिर उसके बाद लिखना। अभी हमारे पास रेट के इक्वेशन क्या है, जो हमारे पास रेट होता है तो वो रेट लॉ कैसे होता है, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सम रिएक्टेंट। तो अभी हमारा जो K है ये कोई वैल्यू है, तो हमने इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे विथ K ऑब्जर्व्ड। तो इस K ऑब्जर्व्ड की वैल्यू को हमने किसके साथ, ये सारी वैल्यू हमने किसके इक्वल रख दी, K ऑब्जर्व्ड के इक्वल, सो दैट कि हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे रेट लॉ की जो इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, वो किस फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोलिक है या हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई करने के लिए K1 प्लस K2 इंटू KH पॉजिटिव, तो ये इक्वेशन हमारे समवट किसके साथ रिजेंबल कर रही है, विद द स्ट्रेट लाइन YMX प्लस C। तो अभी अगर C ये स्ट्रेट लाइन से रिजेंबल कर रही है, अगर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ विथ H पॉजिटिव, कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विद K ऑब्जर्व, तो हमारा इक्वेशन में ये Y हो गया, ये हमारा X हो गया। दैट मीन्स जो भी कोफिशिएंट यहाँ पर KH सपोज है वो क्या है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारा C है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, MX प्लस C को। दैट मीन्स आपकी जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, जो भी आपको एग्जाम में अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलता है तो आप उससे इस रिलेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, C आपको रिप्रेजेंट करेगा K1 को। K1 क्या था, जब आपने एसिड यूज़ नहीं किया तो वो वाला रेट होगा। K2 KH में क्या है, KH को मैंने यहाँ पर K2 इंटू K लिख दिया, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जब आप अपना पैरेलल रेट लॉ सेकंड वाला मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको KH का वैल्यू मिल जाएगा। इन दिस मैनर आप इस इक्वेशन को क्या कर दोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, जो रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेट लाइन ऑफ इक्वेशन को। नेक्स्ट एग्जांपल सिमिलर है, कोबाल्ट साइनाइड 5 अजाइड आयन दिया हुआ है, यहाँ पर H पॉजिटिव की प्रेजेंस है, वाटर एक हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट ये होगा, N3 भी हो सकता है, N3H भी हो सकता है।
राइट। तो अभी यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर भी सिमिलर सा सिचुएशन है, जैसे हमने RnH3 5 के साथ कंपेयर करें तो उसी तरह से H पॉजिटिव का इक्वेशन होगा, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, प्रोडक्ट हमारा ये होगा, ये हमारे अदर प्रोडक्ट्स हैं। तो सिमिलर मैकेनिज्म पर प्रोसीड करना है, बस ये लिगेंड चेंज होते रहेंगे, इक्वेशन सिमिलर, सब कुछ सिमिलर आएगा। अगर आप यहाँ पर अगर यहाँ पर हम इसे फर्स्ट और सेकंड से ही सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट एट द एंड है वो हम स्लाइटली चेंज कर देंगे अपना आई को वैल्यू को चेंज करके, या फिर आप फिर से एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अराइज किया जाता है फिर भी डेरिवेशन यही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए यहाँ पर क्या कहेंगे कि अगर आप थायोसाइनाइड को ऐड कर दोगे तब आपके पास क्या यही प्रोडक्ट होगा, तो नो, हमारे पास प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। जब भी आप थायोसाइनाइड इंट्रोड्यूस करोगे तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, थायोसाइनाइड, यानी कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म नहीं होंगी। थायोसाइनाइड की प्रेजेंस से हमारा जो एसिड हाइड्रोलिसिस है वो इस जो हमारा प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होगा वो ये बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, अब हमारे पास इन केस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड, तो पॉलीडेंटेड लिगेंड में भी ये देखो, अभी जो हमारे पास बुक की सिचुएशन है वो ऐसे है, पॉलीडेंटेड लिगेंड दिया हुआ है, ये आपको इक्वेशन दिया है और रेट लॉ इसका मतलब डायरेक्टली आपको रिप्रेजेंट कर दिया, और जो इक्वेशन है ये कहाँ से आई है इसके बारे में बुक में जस्टिफिकेशन नहीं है, तो आप इस मैकेनिज्म को ऐसे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले F बाइपिरिडिल थ्राइस, उसी तरह से आप कंप्लीट द रिएक्शन करके लिख सकते हो। मैंने सिर्फ इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा चेंज किया है सो दैट कि मुझे ये रिज़ल्ट एज सच बुक के साथ मैच मिल जाए। सबसे पहले आपको बाइपिरिडिल का कॉम्प्लेक्स मिला है, तो बाइपिरिडिल बेसिकली ये वाला लिगेंड इस तरह से अरेंज हुआ होता है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इसलिए अगर हमारे आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमारे पास कितने बाइपिरिडिल होंगे, 3 में से आप किसी एक बाइपिरिडिल को ओपन अप करोगे क्योंकि मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए, अदर 2 बाइपिरिडिल्स को आप ऐसे ही मेंशन करो। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, K1 में सिर्फ रीअरेंजमेंट हुई है। रीअरेंजमेंट कैसे कि सपोज करो ये बॉन्ड क्या हो गया, क्लीव हो गया, दैट मीन्स मेटल ने अपने आप को मोनोडेंटेड बना लिया, बाइपिरिडिल ने, क्योंकि हमारे पास फ्लक्शनैलिटी का जो बिहेवियर होता है उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल अपनी हेप्टासिटी चेंज करते रहते हैं, तो उसी वे में कुछ यहाँ पर जब आप K1 रेट लॉ ऑब्जर्व हुआ, K1 इन द फॉरवर्ड मैकेनिज्म में हमारा जो रीअरेंजमेंट बेसिकली हुआ है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट ही नहीं किए तो आयरन के साथ एक बॉन्ड ही बना है उसका, तो मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह हो गया। ये हमारा इंटरमीडिएट है और इसके थ्रू हमारे सारे स्टेप्स चलेंगे। हम ये इसे मैंने आई सपोज करवा दिया, और इस रिएक्टेंट को भी हम जब रेट लॉ लिखेंगे बार बार, इसका इतने बड़े लिगेंड को बार बार लिखने के लिए आप यहाँ पर सिंप्लीफाई के लिए आर पुट कर दो, बाद में उसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रेट लॉ क्या है, K2 आपका K1 फॉरवर्ड रेट लॉ है और K2 हमारा रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का है, यानी कि इस इंटरमीडिएट से ये अरेंजमेंट वापस भी हो सकती है। तो बेसिकली इस बार हमने कैपिटल K की बजाय हमारा फॉरवर्ड का जो रेट कांस्टेंट है और जो हमारा बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट है वो अलग अलग सपोज कर लिए हैं। दैट मीन्स इस बार आप वैसा इक्वेशन नहीं लगा सकते कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो इक्वेशन चला गया। अभी नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो हमारे पास रेट लॉ आ रहा है वो क्या है, स्लो स्टेप है ये सारे के सारे। K3 से पाथवे में देखो हमारा एग्जैक्टली जैसे एक बॉन्ड क्लीव हुआ था, K3 में क्या हुआ, दोनों टूट गए, हमारा बाइपिरिडिल एज सच लीव कर गया। अभी हमारे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, अटैच करेंगे फास्टली और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला। उसी तरह से हमारे पास सेकंड अरेंजमेंट पॉसिबल क्या हो सकती है, K4 के साथ यहाँ पर हमारे H पॉजिटिव ऐड किया सो दैट कि हमारा जो लोन पेयर ये सेपरेट हुआ था इसको H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर ले, यहाँ पर H अटैच हो जाएगा, दैट मीन्स ये दोबारा इसके साथ अटैच नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भी हम फास्टली वाटर के साथ अगर रीअरेंजमेंट करना चाहें तो अब वाटर इंट्रोड्यूस करेंगे, इसकी एक
कोऑर्डिनेशन नंबर को फुलफिल करने के लिए, तो यहाँ पर एक ही वाटर मॉलिक्यूल होगा। और यहाँ फास्टली दूसरी अरेंजमेंट भी हो सकती है कि ऊपर वाले के साथ बॉन्ड बन जाए और नीचे वाला के साथ हमारा H पॉजिटिव अटैच हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास 4 रेट कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं। मैंने इन्हें रेड कलर से हाईलाइट किया है सो दैट K1 K2 बैकवर्ड का, K3 हमारे पास K4। तो यहाँ पर अभी स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगेगा। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या चीज़ है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट। यानी कि जितना इंटरमीडिएट हमारे पास, इस इंटरमीडिएट को मैंने आई के साथ ही डिनोट किया है सो दैट आप फाइंड आउट कर पाओ कि इंटरमीडिएट कौन सा है। ये फिर से रिएक्शन में सित्तू में ही बनेगा और सित्तू में कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना ज़रूरी है। तो मैंने बिफोर जंप इनटू द रेट लॉ पहले हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सो दैट हम इसका इक्वेशन में पुट कर दें। यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट किस किस तरीके से बना है, तो यहाँ पर सिर्फ एक इक्वेशन मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पर ये बना हो, तो वो कौन सी है? K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ R, K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ R, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट। तो इसमें क्या मेंशन करोगे? किस किस जगह पर ये कंज्यूम हुआ है। तो अभी यहाँ पर देखो, ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो यहाँ पर भी ये कंज्यूम हो रहा है, ये रिएक्शन में भी ये कंज्यूम हो रहा है और ये रिएक्शन में भी ये कंज्यूम हो रहा है। तो 3 रिएक्शंस हैं। K2 को देखो, कंसंट्रेशन किसकी आएगी? इंटरमीडिएट की, क्योंकि ये रिएक्टेंट हो गया अब की बार। यहाँ पर K3 में देखो, K3 में भी ये अकेला रिएक्टेंट है, K3I। और K4 में देखो, K4 में हमने H पॉजिटिव भी ऐड किया है, तो I के साथ H पॉजिटिव, I और H पॉजिटिव। तो I की वैल्यू K1R K2 प्लस K3 प्लस K4 इंटू H पॉजिटिव। तो हमारे पास जो रेट लॉ है ये समवट अभी यहाँ पर अभी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी आप रेट लॉ लिखोगे। रेट लॉ कैसे लिखते हो? हमारे पास कहाँ कहाँ से हमारे फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, ये इंटरमीडिएट्स, ये तो सिर्फ हमेशा याद रखना है। जब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, इक्विलिब्रियम हमेशा डायनामिक नेचर का होता है, यानी कि वो इक्विलिब्रियम कभी भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं होगा। इसका मतलब बाकी के जो सिंगल मूविंग स्पीशीज़ हैं वो हमारे रेट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम था तो ना K1 होगा ना K2 होगा रेट लॉ में। यहाँ पर ये सिंगल इक्वेशन है, K3 में भी सिंगल इक्वेशन है, K3 प्लस K4 ही प्रोडक्ट को जस्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे, अभी इंट्रोड्यूस करोगे K3 कंसंट्रेशन किसकी? इंटरमीडिएट की, K4 कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट की प्लस H पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है दोनों रिएक्टेंट्स को। तो अभी I को कॉमन निकाल कर K3 प्लस K4 H पॉजिटिव, और I का वैल्यू अभी हमने स्टेडी स्टेटिक अप्रॉक्सीमेशन से ये फाइंड आउट किया है। तो आप इसका वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास इक्वेशन किसके साथ रिजेंबल हो गया? इसके साथ। तो इन्होंने ये सारे स्टेप्स क्या किए हुए थे? मिस किए हुए थे, तो ये आप इसको मेंशन कर लेना। नेक्स्ट अब तो डिस्कशन है वो इजी है। ये वाला अभी फिर से इतना बड़ा रेट लॉ एक्सप्लेन करने के लिए हमने रेट को क्या कर दिया? K ऑब्जर्व्ड के साथ रिप्लेस कर दिया। K ऑब्जर्व्ड की वैल्यू पर करेंगे कि इसकी इक्वेशन कैसी होती है। अभी हमने क्या किया? 2 इक्वेशन की हैं। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमने बहुत लो कर दी, यानी कि लेस देन 1। अगर हमने H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत लो कर दी तो इसका मतलब जब आप प्रोडक्ट में, जैसे आप किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 इंटू 0.00000009 सपोज, तो ये वैल्यू क्या आने से ये वैल्यू की मतलब छोटी हो गई और भी छोटी हो गई। तो इसका मतलब जितना ये चीज़ छोटी होती रहेगी उतना प्रोडक्ट छोटा होता रहेगा। जितना प्रोडक्ट छोटा होगा उतना हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर इसकी वैल्यू कम है तो ये फैक्टर क्या है? 1 से छोटा हो जाएगा। अगर ये 1 से छोटा हो जाएगा तो ये सम को इतना इफेक्ट नहीं करेगा। K2 प्लस K3 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। उसी तरह से यहाँ से भी ये फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास रेट लॉ किस में मॉडिफाई हो जाएगा? K1 K3 K2 प्लस K3। सिमिलरली आपके पास सेकंड डिस्कशन में केस क्या है कि आप H पॉजिटिव के कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा हाई कर दो। तो इसमें क्या है, जब आप हाई करोगे तो K4 H पॉजिटिव को अभी आप क्या कर रहे हो? किसी 2 के साथ, पहले भी वो 2 था, अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 9 जितनी वैल्यू बढ़ाते रहोगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब से ये इनसे भी बड़ा हो गया।
तो ये अब की बार ये इग्नोर हो गए। तो यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो हमारे पास के ऑब्जर्व्ड K1 के इक्वली आ जाएगा। तो जब कभी भी आप चिलेशन के केस में एसिड कैटालाइज रिएक्शन परफॉर्म करते हो तो क्या है, यहाँ पर रेट हमारा बहुत सिंप्लीफाई मैनर में आया है, जिसे हम सूडो रिएक्शंस बोलते हैं। सूडो में हम ऐसे ही करते हैं कि एक कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं सो दैट हमारा रेट क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसी तरीके से अगर हमें ये रिएक्शंस प्रेफर करनी हो तो हम एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर देंगे सो दैट हमारा रेट सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, इस पर डिपेंड ही ना करे, राइट। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, नेक्स्ट भी हमारे पास एक तरह से बाइडेंटेड लिगेंड है ऑक्सलेटो का। क्रोमियम ऑक्सलेट वाटर के प्रेजेंस में H पॉजिटिव की प्रेजेंस, मैंने इसे इस वे में रिप्रेजेंट किया H3O पॉजिटिव, जैसे वाटर प्लस H पॉजिटिव को आप कैसे लिख सकते हो, H3O पॉजिटिव। तो इस वे में लिखा हुआ है H3O पॉजिटिव। तो अगेन हमारे पास रिएक्शन वही होगी, H पॉजिटिव तो सिर्फ रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है तो वाटर ही सब्सिट्यूट होगा। C2O4 मतलब एक बाइडेंटेड लिगेंड है, दोनों के बॉन्ड ब्रेक होके एक ऑक्सलेटो बाहर निकल जाएगा और वाटर उसकी जगह 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। तो फिर से वही रिएक्शन करेंगे। मैकेनिज्म में क्या करोगे, सबसे पहले हमारे पास जो क्रोमियम का ट्राईऑक्सलेटो कॉम्प्लेक्स है उसको एक वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड से जब अटैच करते हो फिर से हमारे पास वैसे इक्विलिब्रियम स्टेप परफॉर्म होगा। H पॉजिटिव की वजह से एक वाटर होगा, एक पोजीशन पर हमारा HC2O4 लग जाएगा। यहाँ से सिचुएशन कैसी है, CO, ये CO, यहाँ पर क्रोमियम है तो क्रोमियम। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं कि हमने पहले एक बॉन्ड क्लीव किया तो इसका मतलब इस बॉन्ड को क्लीव किया और यहाँ पर H जोड़ दिया। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं हम। HC2O4 अभी एक बॉन्ड क्लीव हुआ है मेटल के साथ, दूसरा नहीं क्लीव हुआ, दूसरा एसी के साथ ही अभी, तो HC2O4 नेगेटिव होगा। अभी हमारे रेट लॉ, ये तो हमारा रेट लॉ नहीं डिफाइन कर सकता क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर हमारे पास आगे इक्वेशन कैसे मॉडिफाई होगी, इंटरमीडिएट बन गया, इस पर K1 रेट लॉ, तो ये तो स्लो या स्टेप के लिए रेट कांस्टेंट है। वाटर ऐड करोगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पहले एक वाटर ऐड हुआ, 2 वाटर हो गए और ऑक्सलेटो बाहर निकल गया। दूसरे स्टेप में H3O पॉजिटिव ऐड किया है, K2 रेट कांस्टेंट होगा तो हमारे पास फिर से मेन प्रोडक्ट वही होगा, साइड प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे। आप रेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ, यहाँ से ये स्टेप परफॉर्म हुआ है तो K1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ I। तो अभी I को कैसे रिप्लेस करोगे, अगेन जब भी आपके पास ये इक्वेशन हो तो आप ये इक्वेशन तो ईजिली लगा सकते हो, K इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इक्विलिब्रियम के लिए। तो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पर आपने रिएक्टेंट्स लिखे तो I की वैल्यू को आप सब्सिट्यूट कर दिया K इंटू H3O पॉजिटिव। ये मैंने सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ निकाल ली हैं, कॉमन निकालने के बाद सॉल्व किया है। तो हमारे पास जो रेट इक्वेशंस हैं वो K1 इंटू K, ये वाला रेट इक्वेशन, K2 इंटू K, ये वाला इक्वेशन। तो इसको आपकी बुक में ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखो K डैश के साथ सिग्निफाई कर दिया इसे और इसको K डबल डैश के साथ। ये तो इक्वेशन आप जितनी मर्जी सिंप्लीफाई कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसमें आप फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास 2 टाइप के एसिड होंगे, ये यहाँ तो प्रेजेंस होगी वीक एसिड की और यहाँ होगा पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो दोनों रिएक्शंस की जो टाइप होगी वो एसिड कैटेलाइज्ड होगी, ना कि सिंपल एसिड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर नेक्स्ट होगा हमारे पास फिर से 2 एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, 2 हमने वीक एसिड लिए और 2 हमने पॉलीडेंटेड लिगेंड्स लिए। तो इसके रेट को आप सही कर लेना, इसको आप ऐड ऑन कर लेना। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।